जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का GCCP यूट्यूब चैनल पे। आज का यह सामाजिक अध्ययन का वीडियो जो बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में टॉप 50 प्रश्न को लिया गया है। सिर्फ नंबर तो 50 है, लेकिन आपको यहाँ 50 क्वेश्चन के साथ लगभग 200 से अधिक क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और बीच बीच में कमेंट भी कीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा। कमेंट के लिए आप लोगों को 10 सेकंड का एक क्वेश्चन पे समय दिया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोवियत संघ डैश वर्ष में टूटा। ऑप्शन ए है 1880, बी है 1900 और जो है ऑप्शन 3 में है 2000 और ऑप्शन 4 में है 1991। तो सोवियत संघ जो है किस वर्ष टूटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। सोवियत संघ जो है वह 1991 ईस्वी में टूटा। राइट आंसर हो जाएगा इसका 4। सोवियत संघ जो है वर्ष 1991 ईस्वी में वह टूटा। चलिए इसका व्याख्या को देखते हैं। इसका व्याख्या दिया हुआ है, सोवियत संघ जो है 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को टूटा। यदि क्वेश्चन यहाँ रहे कि किस डेट सही, तो 26 दिसंबर 1991 ईस्वी को टूटा। अगला है विघटन के पूर्व मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। यदि क्वेश्चन यह भी पूछ दे कि सोवियत संघ के विघटन के समय या उससे पूर्व जो है वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ के राष्ट्रपति थे विघटन के पूर्व के। आइए अगला क्या है कि सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति हुई। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ किस युद्ध की समाप्ति हुई, तो शीत युद्ध की। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही किस युद्ध की समाप्ति मानी जाती है, तो आंसर उसका क्या हो जाएगा, शीत युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, बास्टिल जेल पर जनता ने पहले से कौन सी घटना को जन्म दिया। क्या कह रहा है कि बास्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका, कमेंट कीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा पहला नंबर, फ्रांस की क्रांति। बास्टिल की जेल पर जनता के हमले ने फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दिया कि बास्टिल की जेल पर जनता के हमले ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। बास्टिल की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि बास्टिल की घटना कब हुई, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई। आइए अगला है, इसीलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि क्वेश्चन यह रहे कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है, तो 14 जुलाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 जुलाई। अगला इसी में देखिए, रूस की क्रांति 1719 में हुई थी, उसी के द्वारा जार का पतन हुआ। यदि क्वेश्चन यह रहे कि जार का पतन किस युद्ध से हुई, तो रूस की क्रांति से। ठीक, कब, तो 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि डैश को लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा कि किसको जो है लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बुध। महात्मा बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि एशिया का जो है प्रकाश पुंज या ज्योति के रूप में महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। कहते हो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है। इसी का दिया हुआ कुछ और, इन्हीं के जीवन पर एडविन
अर्नोल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एडविन अर्नोल्ड, एडविन अर्नोल्ड। और यदि यह रहे प्रश्न में कि किसके जीवन पर आधारित है द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक, तो महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। किसने लिखा है? एडविन अर्नोल्ड ने, एडविन अर्नोल्ड ने। आइए, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा किसने दिया? यदि क्वेश्चन यह रहे तो विंस्टन चर्चिल ने दिया था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा विंस्टन चर्चिल के द्वारा दिया गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारत राष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1920 में जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम, बी है मुंबई, उसके बाद सी में देखिए नागपुर, और डी में क्या है? त्रिपुरा है। 1 2 3 करके दिया हुआ है। क्या है इसका राइट आंसर? नागपुर में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की 1920 का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वह नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नागपुर अधिवेशन में। आइए इसके बारे में जानते हैं। नागपुर में 1920 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि नागपुर में हुए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो लाला लाजपत राय ने। यह क्वेश्चन ऐसे में पूछता है कि लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किस ईस्वी में किए, तो 1920 ईस्वी में। अगला है, इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। यह जो नागपुर अधिवेशन है 1920 ईस्वी में जो नागपुर में हुआ था, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो अपना एक संविधान बना हुआ था, उसमें क्या हुआ? परिवर्तन किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की संविधान में परिवर्तन सर्वप्रथम किस वर्ष हुई, तो 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? 2001, 1909, 2009, 1800। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2009 में। श्रीलंका में जो है गृह युद्ध की समाप्ति 2009 ईस्वी में हुआ। इसके बारे में देख लेते हैं। श्रीलंका की सरकार ने 18 मई 2002 को गृह युद्ध समाप्त किया था। यह गृह युद्ध मुख्य रूप से द्विपक्षीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्ववर्ती क्षेत्र में लड़ा गया। यह जो श्रीलंका में जो गृह युद्ध था, कहाँ से कहाँ लड़ा गया था? द्विपक्षीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में लड़ा गया, जिसमें कम से कम 1 लाख से अधिक लोग जो है मारे गए थे गृह युद्ध में। कब हुई थी श्रीलंका में? 2009 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कर रहा है? जीन जैकस रूसो एक प्रसिद्ध था। जीन जैकस रूसो किस लिए प्रसिद्ध था? चित्रकार के लिए, चिंतक के लिए, सम्राट के लिए और चिकित्सक के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतक के लिए। जीन जैकस जो है वो चिंतकों के लिए प्रसिद्ध था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्या कर रहा है? जीन जैकस रूसो एक चिंतक थे। कौन थे? तो एक चिंतक थे। इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत किसने दिया? जीन जैकस रूसो ने। जीन जैकस रूसो ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को बोला कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम या एक्ट कहा गया? 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद जो है 1858 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया। तो उसका नाम क्या है उस अधिनियम का? भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन पूछता है कि भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1858 ईस्वी में। यह किस चीज़ का परिणाम स्वरूप था? 1857 के विद्रोह का ही परिणाम था
कि भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित किया गया। चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या है। 1 अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम जिसे कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा गया। यह जो है 1 अगस्त 1858 में जो पेश किया गया अधिनियम, यह जो है किस नाम से जाना गया, तो भारत सरकार अधिनियम के नाम से या भारत सरकार एक्ट के नाम से जाना गया। क्या कह रहा है, इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। क्वेश्चन यदि यह पूछ दे कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर को वायसराय का दर्जा प्रदान किया गया, तो 1858 के अधिनियम को जो है का परिणाम था जो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने सन 1916 में की। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1916 ईस्वी में। जिस वर्ष क्या था, होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था 1916 में, उसी वर्ष क्या हुआ, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। करेक्ट। इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? तो हार्डिंग था। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की, सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्त पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। 5 मार्च 1931 को जो है महात्मा गांधी जो है किसके साथ में समझौता किए थे? लॉर्ड इरविन के साथ। लॉर्ड इरविन के साथ 1931 ईस्वी में, जो गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना गया। क्वेश्चन पूछता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्त पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। 5 मार्च 1931 की इस बैठक को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे गांधी इरविन समझौता किसे कहा जाता है, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी की जो बैठक हुई थी उसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ की आत्मकथा है एपीजे अब्दुल कलाम का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का और नरेंद्र मोदी का। यह जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह किसका है आत्मकथा, तो महात्मा गांधी का, मिस्टर गांधी का आत्मकथा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। चलिए इसके बारे में जानते हैं। बोला है कि सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है टूवर्ड फ्रीडम। टूवर्ड फ्रीडम। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का क्या नाम है, टूवर्ड फ्रीडम। याद रखिएगा, टूवर्ड फ्रीडम। और एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का क्या नाम है, विंग्स ऑफ फायर।
अगला क्वेश्चन देखिए, हवा महल कौन से शहर में स्थित है? हवा महल जो है यह कहाँ है? तो यह है राजस्थान के जयपुर में हवा महल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। हवा महल जो है यह राजस्थान के जयपुर में स्थित है। ये क्या कह रहा है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है, दिल्ली में लाल किला स्थित है, आगरा में ताजमहल स्थित है। क्वेश्चन यह है कि लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। और ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता जो है बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रोलेक्ट आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ 1931 ईस्वी में, उस समय जो है भारत में कौन सा आंदोलन चल रही थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में हम जानते हैं, गांधी इरविन समझौता भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। रोलेक्ट एक्ट 26 जनवरी 1919 को पास हुआ था। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि रोलेक्ट एक्ट जो है कब पारित हुआ, तो 26 जनवरी 1919 को। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। क्वेश्चन पूछे असहयोग आंदोलन, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित है? बोला इनमें से कौन जो है फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित है? टीपू सुल्तान, अरविंद घोष, बदरुद्दीन तैयबजी, एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो है वह फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत से प्रेरित था। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित थे। बदरुद्दीन तैयबजी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। बदरुद्दीन तैयबजी जो है वह कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1719 में बनी थी। एनी बेसेंट जो है वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 ईस्वी में बनी। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी, तो 1925 ईस्वी में। कब बनी वो? 1925 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? क्या कह रहा है कि भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाले कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? कव्याली, वसंत गीत, तीत गति, कजरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कव्वाली। कव्वाली जो है यह सूफी संत अगला देखिए क्या है। कव्वाली भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाले भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने सबसे बड़ी उपलब्धि है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में की थी। बोला कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में की थी। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्वेश्चन यह है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। अगला है भारत के मशहूर शहनाई वादक है। भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन हो जाएगा? तो बिस्मिल्लाह खां।
बिस्मिल्लाह खां। अगला देखिए तो क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां भारत के मशहूर शहनाई वादक हैं। लतीफ़ खां मशहूर सारंगी वादक है। रविशंकर जो है मशहूर सितार वादक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वादक से है? शहनाई वादक से। लतीफ़ खां जो है, लतीफ़ खां मशहूर है संगीत वादन में, किसमें? तो संगीत वादन में। और रविशंकर प्रसाद चौरसिया तो सितार वादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष लड़ा गया? प्लासी का युद्ध जो है वो कौन से वर्ष में लड़ा गया? 1757, 1857 और 1957। प्लासी का जो युद्ध है वो कब लड़ाया गया? तो 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। प्लासी का युद्ध जो है वह 1757 में लड़ा गया। यह युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। आप लोगों को जो इस वीडियो के माध्यम से हम बोल देते हैं कि लगभग जो है ना 150 प्रश्न जो है, जो इतिहास के 150 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उसमें मान लीजिए कि आपको 500 क्वेश्चन होगा। वो 150 प्रश्न जो है आपको इतिहास से करवा देंगे और लगभग 200 प्रश्न के आसपास जो है भूगोल से, और 200 संविधान से भी, और अर्थशास्त्र से भी 150 प्रश्न। और जब इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपके जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये तो एक हो गया। और दूसरा वीडियो है कि आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए 2022 में सामाजिक अध्ययन के, सबका एक ही वीडियो में निचोड़ जो है लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको लाया जाए कि नहीं लाया जाए। लाया जाए तो आप लोगों के लिए कितना जा मतलब फायदा कारक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि यह युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। कौन? तो प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि लोकमान्य की उपाधि किसे प्राप्त हुआ, तो बाल गंगाधर तिलक को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया और कब, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 ईस्वी में महात्मा की उपाधि दिए थे। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसीलिए 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय प्रवासी दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? जो भारत जो स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो है उप प्रधानमंत्री कौन बने? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। इसके बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मोरारजी देसाई भारत के स्वतंत्रता सेनानी और देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन पूछता है कि मोरारजी देसाई देश के कम्मा प्रधानमंत्री थे, तो चौथे प्रधानमंत्री थे, और वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री बने। यदि क्वेश्चन यह पूछ दे कि भारत के संविधान में प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन बने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण जो है
यह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। और क्वेश्चन पूछा जाता है चौधरी चरण के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो किसान घाट। किसान घाट, चौधरी चरण के समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1799 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस के द्वारा 1799 ईस्वी में 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई। 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली की शुरुआत कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जमींदारी प्रणाली की शुरू की गई। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। किसको? तो रॉबर्ट क्लाइव को। अगला है लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापना 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। अगला है कि एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बोल रहा है कौन था पाकिस्तानी नागरिक इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए इसके बारे में जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी तथा बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, या बादशाह खान के नाम से भी सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। क्वेश्चन है कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बेनजीर भुट्टो जो है वह पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अब वो कहाँ चली गई? तो पाकिस्तान में। अब अगला देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना देश के द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। क्वेश्चन क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना देश के द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 1। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। अगला देखिए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो है भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लालकृष्ण आडवाणी जो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन क्या कहा? भारतीय संविधान के जो है मसौदा जो तैयार हो रहे थे उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। के एम मुंशी इस समिति के अध्यक्ष थे। के एम मुंशी इस समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? बोल रहा है इनमें से कौन जो वो विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आगरा का किला जो है वो विश्व विरासत स्थल में शामिल है। भीमबेटका का गुफा जो है यह भी शामिल है।
और अजंता की गुफा जो है वो यह भी शामिल है। शामिल कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आदमगढ़ शैलाश्रम। आदमगढ़ का जो है वह शैलाश्रम जो है यह शामिल नहीं है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कुछ। बोल रहा है कि आदमगढ़ शैलाश्रम विश्व विरासत स्थल नहीं है, यह मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर में स्थित है। आगरा का किला आगरा में है। भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में है, और अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। यह सभी विश्व विरासत स्थल में शामिल है। क्वेश्चन यह पूछता है कि अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। आगरा का किला कहाँ है? तो आगरा में है। कहाँ पड़ता है? तो यूपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? अगला क्या कह रहा है कि रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? कमेंट कीजिए आप लोग। मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश, बलबन, केकुबाद। तो रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जानते हैं। रजिया सुल्तान के पिता इल्तुतमिश थे। मोहम्मद तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश के शासक कौन थे? तो बलबन थे। केकुबाद बलबन का पोता था। केकुबाद जो वो कौन था? तो बलबन का पोता था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? बोल रहा है कि जो नवपाषाण जो है सांस्कृतिक स्थल नहीं है, इनमें से कौन? मेहरगढ़, कोलिड हवा, उसके बाद बुर्ज होम और कुंतासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। यह जो कुंतासी है यह क्या है? तो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है और कोलिड हवा ये भी है। कोलिडी हवा ये भी है। अगला क्या है? कुंतासी नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। मेहरगढ़ नवपाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। अगला है कोलिडी हवा से धान की भूसी निकलती है। किस हवा से? तो कोलिडी हवा से धान की भूसी मिली है। बुर्ज होम को प्लेस ऑफ विल्ज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेस ऑफ विल्ज किसे कहा जाता है? तो बुर्ज होम को। अगला, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, तो महात्मा गांधी ने। अगला है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान ध्वज स्वराज महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था। महात्मा गांधी ने चरखे के साथ घूमते हुए चक्र का निशान बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? यह नारा किसने दिया था? कमेंट कीजिए आप लोग। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। अगला देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की। क्वेश्चन यह पूछता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? तो 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से किस गुफा में चित्रित किया गया?
कन्हेरी गुफा, एलोरा गुफा, अजंता गुफा और हाथी गुफा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा की गुफा है। वहाँ जो है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण निम्न में से कहाँ मिलता है? तो एलोरा में मिलता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण नामक लोकप्रिय चित्रण एलोरा गुफा में मिलता है। अजंता गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण किया गया है। कन्हेरी गुफाओं में बौद्ध कला का चित्रण मिलता है। कन्हेरी की गुफाओं में जो है वो बौद्ध कला के का चित्रण मिलता है। अगला क्या दिया हुआ है? पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 360। चरक के अनुसार कितने होते हैं? तो 360 हड्डियां होती है। देखिए क्या है, पाठ चरक संहिता ग्रंथ के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती है। वैसे मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। तंजौर बिरदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तंजौर का जो है यह धार्मिक जो है यह अलवार संतों का है। तंजौर का बिरदेश्वर मंदिर क्या है? तंजौर में बिरदेश्वर मंदिर नायनार संप्रदाय संबंधित है। नयनार संप्रदाय से संबंधित है। बिरदेश्वर का जो मंदिर है वह नयनार संप्रदाय संबंधित है। नयनार भगवान शिव के भक्त थे। अलवार भक्त वैष्णव धर्म को मानते थे। आदि शक्ति की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता है। आदि शक्ति की उपासना करने वाला संप्रदाय शाक्त संप्रदाय कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? मार्टिन लूथर का, नेल्सन मंडेला का, अब्राहम लिंकन का, जोहन एफ कैनेडी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला का। क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। मार्टिन लूथर धर्म सुधारक थे। क्वेश्चन पूछता है कि मार्टिन लूथर का संबंध किससे है? धर्म सुधारक से। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन जो है वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अगला देखते हैं। अनडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान डैश की एक पहल है। अपनी धरोहर अपनी पहचान या किसका जो यह पहल है? पर्यटन मंत्रालय का है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपनी धरोहर अपनी पहचान या पर्यटन मंत्रालय का है। अडॉप्ट ए हेरिटेज पर्यटन किसका है? पर्यटन मंत्रालय का है। अगला क्या दिया हुआ है? अडॉप्ट ए हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है जातक कथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? जातक कथा जो है वो किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? जातक संप्रदाय जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जातक कथा और वो धर्म से जुड़ी हुई है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्वजन्म से संबंधित कथाएं हैं। जातक कथा जो है भगवान महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधित कथाएं हैं। अगला है कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। तो शुद्धि आंदोलन के संस्थापक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। शुद्धि आंदोलन के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती थे शुद्धि आंदोलन के संस्थापक। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को
भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। और भारतीय राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है? यदि क्वेश्चन यह पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। और शुद्धि आंदोलन के संस्थापक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। अगला है गोल गुंबद कहाँ स्थित है? गोल गुंबद जो वो कहाँ है? तो बीजापुर में है। गोल गुंबद कहाँ है? तो वो बीजापुर में है। क्या है? गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में है। क्वेश्चन पूछा जाता है चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी है। पूछ देगा क्वेश्चन में कि दौलताबाद का जो है प्राचीन नाम क्या है? तो देवगिरी। बीदर कर्नाटक का एक जिला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है? पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? पंडित भीमसेन जोशी जो है पंडित भीमसेन जोशी यह शास्त्रीय संगीत के बोला किस परंपरा से जुड़े हुए हैं? कर्नाटकी, हिंदुस्तानी, कव्वाली और ठुमरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह हिंदुस्तानी। पंडित भीमसेन जोशी जो है वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा से जुड़े हुए हैं। और इसके देखते हैं वह यह जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रियो डी जेनेरो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष आयोजित की गई? 1991, 1990, 1993 और 1992। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में रियो डी जेनेरो की पृथ्वी शिखर की बैठक किस वर्ष आयोजित की गई? तो 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1992 ईस्वी में। यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी की शिखर सम्मेलन की बैठक 1992 ईस्वी में की गई। अगला देखिए, यह पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है। पूछेगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है जो 1992 में आयोजित किया गया वो किससे संबंधित था? तो पर्यावरण प्रदूषण से। करो या मरो भारत में किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? करो या मरो जो है यह किस प्रसिद्ध आंदोलन का नारा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन बेहद आसान है। रोलक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। कारण करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया था। और असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को चलाया था और रोलक एक्ट 1919 में चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन फरवरी 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किसके राज दरबार में सिजदा, साष्टांग प्रणाम और पेबोस साम्राज्य के पैरों को चूमने की प्रथा शुरू की? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने जो है वो सिजदा और पेबोस नामक पद्धति की शुरुआत की। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है? गुलाम वंश के शासक बलबन ने सिजदा, साष्टांग प्रणाम और पेबोस सम्राट के पैरों की चूमने की प्रथा शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अपने समय में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर फो ही यानी कृषि विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्वेश्चन पूछा था कि दीवान ए अमीर फो ही की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बदगान
दास विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बदगान मतलब दास विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण, आधुनिकीकरण और उदारीकरण। यह क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका क्या होता है? देशों के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाना वैश्वीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण को वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र तथा उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना तथा उन्हें हटा लेना है जिसके आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को कहाँ हराया था? चौसा में, हल्दी घाटी में, पानीपत में और कालिंजर में। जो 1526 में हुआ था, में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था। तो क्या हो जाएगा 42 नंबर का आंसर? 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, कहाँ हराया था? तो पानीपत, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या करा, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रव शैली को दर्शाया जाता है? बोधगया, कोणार्क, हम्पी, अक्षरधाम। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी जो है विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, कर्नाटक में स्थित हम्पी वास्तुकला की बेहतरीन द्रव्य शैली को दर्शाता है। मध्यकाल में हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्या है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? धम्मा महापात्र, धम्माधिराज, धम्मा अध्यक्ष, धम्मा अधिकारी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धम्मा महापात्र। अशोकों द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? धम्मा महापात्र के नाम से। अगला देखिए क्या कह रहा है, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी को धम्ममान नाम से जाना जाता था। अशोक के 5वें अभिलेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। किसमें धम्म महापात्र की नियुक्ति का उल्लेख है? तो अशोक के 5वें अभिलेख में। अगला है, अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष धम्म महापात्र नियुक्त किए थे। बोल रहा है कि अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में जो है धम्म महापात्र नियुक्त किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर सवाल है। अगला क्या कह रहा है, श्रृंगारिक मूर्तियां वाली वास्तुकला की नगर शैली के लिए कौन सा मंदिर सुप्रसिद्ध है? हम्पी, मीनाक्षी, सोमनाथ, खजुराहो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो। श्रृंगारिक मूर्ति वाली वास्तुकला की जो है नगर शैली के लिए
खजुराहो मंदिर सुप्रसिद्ध है। क्या कह रहा है, श्रृंगारिक मूर्तियों वाली वास्तुकला की नागर शैली के लिए खजुराहो का मंदिर सुप्रसिद्ध है। अगला है हम्पी और मीनाक्षी द्रविड़ शैली के मंदिर है। पूछा जाता है कि हम्पी मंदिर जो है वह किस शैली में है, वह है द्रविड़ शैली में, और मीनाक्षी भी है द्रविड़ शैली में मंदिर। अगला है ताजमहल की प्रतिकृति मतलब होता है नकल, ताजमहल का नकल बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। ताजमहल का जो नकल किया गया है, प्रतिकृति किया गया है, वह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। कहाँ, तो औरंगाबाद में। यदि क्वेश्चन यह पूछे कि ताजमहल की प्रतिकृति का जो है बीबी के मकबरा का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने। अगला देखिए क्या कहा, ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब ने करवाया। किसने करवाया, तो औरंगजेब ने। चंद्रनगर फ्रांस का उपनिवेश था, 1950 में उसे भारत को मिल गया। चंद्रनगर जो है वो फ्रांस का क्या था, उपनिवेश था, और 1950 में उसे भारत में मिला लिया गया। कब मिलाया, तो 1950 में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। वैदिक काल में जो है कौन कौन महत्वपूर्ण देवताएं थे, बोला उसका सही चयन करने के लिए। वैदिक काल में जो देवता थे अग्नि, इंद्र और सोम। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर, अग्नि, इंद्र और सोम। क्या कह रहा है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के समूह में अग्नि, इंद्र, सोम तथा तरुण थे। इंद्र वर्षा के देवता थे, इसको पुरंदर कहा जाता था। इंद्र किसके देवता थे, तो वर्षा के देवता। क्वेश्चन पूछा जाता है वर्षा के देवता इंद्र को किस नाम से जाना जाता है, तो पुरंदर के नाम से। सोम को वनस्पति का अधिपति माना गया है, सोम को वनस्पति का अधिपति माना गया है। और वरुण को समुद्र का देवता। क्वेश्चन पूछेगा समुद्र का देवता किसे माना गया है, तो वरुण को। अगला देखिए क्वेश्चन, नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासन काल के दौरान निर्मित की गई थी। नटराज का जो है जो कांस्य प्रतिमा जो है वो किसके समय में निर्मित की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, चोल वंश के समय में जो है नटराज की कांस्य प्रतिमा निर्मित किया गया। नटराज की कांस्य प्रतिमा चोलों के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह किसके द्वारा शुरू की गई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई। मद्रास, मुंबई और असम में इसके तहत 51% भूमि का अधिग्रहण किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो थॉमस मुनरो ने शुरू किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया, तो थॉमस मुनरो ने, या थॉमस रहता कहीं कहीं लिखा हुआ थॉमस मुनरो ने। ठीक, इसमें कितने % भूमि का अधिग्रहण किया गया, तो 51% भूमि का। अगला है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर सत्र किस कारण महत्वपूर्ण है। लाहौर सत्र जो है बोल रहा है वह किस कारण महत्वपूर्ण है। तो लाहौर में क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो पारित किया गया था 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वारा जो 1929 के जो लाहौर अधिवेशन जो चल रहा था उसमें क्या किया, पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बारे में जानते हैं, 31 दिसंबर 1929 को 29 को राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुने गए। चलिए और आगे क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला है कि
भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया? बोला कि भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को जन्म दिया? तो बंगाल विभाजन के समय था कौन था? लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन पूछा कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के समय में। क्या कर रहा? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने भारत में बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड लिटन के काल में 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 ईस्वी में। किसके समय में? लिटन के समय में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1857 की क्रांति हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 का क्रांति जो है वह किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। तो आज का जो है प्रश्न यह समाप्त होता है। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बाद में बताइएगा आप लोग। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, अपने ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।